हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भाई ने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो कुछ दिन रहे उसके अंदर विला। मोबाइल कान से लगाए अपने महसूस मध्यम लहजे में बोली, जब मैं वापस आया तो दोनों चलेंगे। तो होगा के मुताबिक फौरन बाड़ी लहजे में इनकार आया तो वह बन्ना उठे। आप तो जैसे आने के बाद मुझे खुद से दूर होने देते हैं। वो जलकर बोली तो वो खिलखिला उठा। अब खुद सोचें, इतने दिनों बाद तो वैसा नसीब होता है। इसमें भी आपको खुद से दूर कर दूं तो खुद किधर जाऊंगा। वो शरारत से पुर जो मैंने लहजे में बोला तो वो बेएहतियात ब्लश कर गई। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप अभी नहीं आए तो कुछ दिन रुक आऊं। आपके आवाज को एक हजाब ने लपेट में रखा था और यही जहां हैदर की खसूसियत थी कि वह शादी के कई बरस गुजर जाने के बाद आंख के हफीफ से इशारे से उसे रंगों में नहा दिया करता था। मेरी गैर मौजूदगी में आपकी मौजूदगी हमारे कमरे को एक रौनक बख्शे रखती है और मुझे अपने वजूद की तरह अपने कमरे को बेरौनक होने नहीं देना। लेकिन अभी बाइक की कॉल मुझे भी आई थी, इसलिए आप सिर्फ एक दिन के लिए जाएंगी। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ आड़ में मंजूरी देता हुआ बोला तो उसका मुंह बन गया। शाह, सिर्फ एक दिन? वह मुंह बसोरती हुई बोली, हाँ सिर्फ एक दिन। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला, लेकिन एक दिन में तो सबसे ठीक तरह से मिलने भी नहीं होगा। बच्चे मेरा इतना वेट करते हैं। वो मुंह बसोरते हुए अब आदतन अपना निचला लब चपाने लगे। अली से ऐसा मत किया करें प्लीज। उसकी हरकत पर जब वो भारी लहजे में बोला तो वो सटपटाती हुई फौरन सीधी हुई और नामहसूस अंदाज में गर्दन पर लिपटा हुआ दुपट्टा फैलाती हुई चेहरे पर हाथ फेरते हुए सुरही कम करने की कोशिश करने लगी। हैदर, 2 दिन रुक जाओ प्लीज। उसने उसकी दुखती रग दबाते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा तो वो जो उसके इस अंदाजे तहाफत से ही समझ चुका था, गहरी सांस भरकर रह गया। ओके, लेकिन हाले और वी की स्कूल से छुट्टी मत करवाइएगा और तीसरे दिन सुबह आप मेंशन में मौजूद हों। उसकी बात मानता हुआ संजीदगी से बोला तो वह खिल उठे। थैंक यू सो मच। वह खुशी से चहकती हुई बोली, ऑलवेज प्लेयर। वैसे ये इतनी खुशी का मुजाहरा मेरी आमद पर भी होना चाहिए। वो अपने महसूस अंदाज में बोला तो वो मुस्कुरा उठे। ये तो आप वापस आए तभी बता और दिखा सकती। वो पूरी हिम्मत का मुजाहरा करती हुई बोली और ये हिम्मत भी 12 साल गुजरने के बाद सिर्फ काल की हद तक आई थी। और मेरे आने पर अगर ऐसे मुजाहरे ना मिले तो मैंने ऐसे मुजाहरे दिखाने कि आप उसकी बात पर मैंने ही इस लहजे में बोल रहा था जब हया के बस खिला उठे। शाह प्लीज। उसके मदम से इस्तजाजी आवाज पर उसके लब खूबसूरत सी मुस्कान में डले। डॉक्टर के पास गई थी, जब करवाया कि तबीयत डल क्यों महसूस हो रही है। उसकी शर्म महसूस करता हुआ बात बताता हुआ बोला, नहीं याद नहीं रहा क्योंकि बाद में तबीयत बिल्कुल फिट हो गई थी। लेकिन अभी सिकंदर विला जाते हुए डॉक्टर के पास से होकर जाऊंगी। उसके पूछने पर गिड़बड़ाती हुई बोली, मगर आखिर में डॉक्टर के पास जाने का भी बोली कि उसका मूड ना बिगड़े। अली से ऐसी लापरवाही मत किया करें। आपने कहा था कि डॉक्टर को घर नहीं बुलाएं, आप हॉस्पिटल जाएंगी, मगर आप नहीं गई। मैं वी को कॉल करता हूँ और कह देता हूँ कि जाते हुए आपको हॉस्पिटल जरूर लेकर जाए। उसे बहुत ही शुरू से ही अपने बेटे की तरबियत इस तरह से करनी स्टार्ट की थी कि घर की खवातीन बेलहसूस हाले, अलीजे, लोवेजा और जिन्नी के मतलब बहुत ही टची था। ओके, वो बहुत आराम से बोली क्योंकि अगर कोई मुजामत करती तो कुछ पैद ना था कि उसके जिस्म दर्द और सर दर्द की वजह से वो डॉक्टरों की टीम ही मेंशन भेज देता और उससे कसदन इधर उधर की बातें करती हुई उसका ध्यान बटाने लगे। भाभी बेगम, आ जाएं अब मैं न जाने कब से ये रवायती औरतों वाले गर्स आ गए हैं। उसे जिनी मीरब आए तो लाड़ेब के गिरे में गुस्से फुसर करती हुई रेस जोर से बोला जो कि उन्हें सिकंदर विला छोड़ने जा रहा था। आ रही हूँ भाई। उसके बाद पर हल्का सा सुगोरते हुए उन्हें हाथ हिलाती हुई 2 कदम चली ही थी कि सर बुरी तरह से चकराया तो वो एकदम से सर पकड़ती हुई रुक गए। क्या हुआ भाभी? जिन्नी फौरन उसके पास आती फिक्रमंदी से बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही सर चकरा गया। वो खुद को संभालती मुस्कुराकर बोलती उनकी तसल्ली करवाती गाड़ी की तरफ चलने लगी। मगर गाड़ी से कुछ कदम दूर ही थी कि जब वो बावजूद खुद को संभालने की कोशिश की वो लहराती हुई जमीन पर जा गिरी तो जुरेज, हाले और वीर समेत वो चारों भी उसकी सिमत पा गए। मामा, भाभी, भाभी बेगम, मुख्तलिफ तरह की पुकारें इस पल शाह मेंशन के वसी व अरीज पोर्च में गूंज उठे। मामा हजूर, मिठाइयों के ढेर मंगवाए। अलीजे को इंजेक्शन लगाती हुई मीरा मुस्कुराते हुए जब बोली तो सबके परेशान चेहरे उसकी सिमत मुड़े, जिसके चेहरे पर मैंने हेर से मुस्कान मचती इनके दिलों में शगुफे खिला उठे। आप सच कह रही हैं बिटिया? जायरा शाह ने खुशी से मामूल लहजे में उसे इस्तफसार किया तो वो खिलखिलाती हुई बोले, 100% सच है मामा हजूर, आपकी बहू जान एक्सपेक्ट कर रही हैं। वो शरारत से बेसुध पड़ी हुई अलीजे के गाल छूती हुई बोली तो पूरा कमरा जैसे खुशकुन पुकारों से गूंज उठा। वो सब मुंदी मुंदी आंखें खोलती हुई अलीजे की तरफ लपकती उसे बुटन से गले लगाते चट्टाचट चूमने लगी। क्या हुआ? उसने उनके इस तरह इस्तफाफात पर हल्का सा घबराते हुए पूछा। हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करे कुछ महीनों बाद हो जाएगा। आशा चाची शरारत से उसके गाल पर चुटकी काटते हुए बोल तो कुछ पल वो उसकी बात को समझने की कोशिश करती थे, लेकिन बात जो ही शौर के मराहल तय करती समझ में आई थी उसी हिसाब से उसका चेहरा
गुल रंग होने लगा, मगर जल्दी चेहरे पर पुरस्मृति सी फैल गई फैल गई। मामा, इतने से सालों बाद ऐसे बच्चे बड़े हो गए। वो हिफत ज़दा से बोली कि हालिया और वीर 12 साल के हो चुके थे और अब उनके सामने ये सोचकर ही शर्म महसूस होने लगे। कौन से बच्चे बूढ़े हो गए हैं जो आपको उनकी टेंशन होने लगी? मामा उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोले, जबकि बाकी सब उसकी बात सुनकर माथा पीटने को थे। लेकिन मामा, लोग क्या कहेंगे कि इतने साल बाद और बच्चे? उसकी सुई होंठ वहीं पर अटकी हुई थी। क्या हो गया है एलिसे? बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए और ना ही आप बूढ़ी हो गई हैं जो परेशान हो आप इस कदर। मामा समझाते हुए बोले, वो लोगों को गोली मारे और हमारी खुशी के बारे में सोचे कि हमें इस खुशखबरी का किस कदर शिद्दत से इंतजार था। और सबसे बड़ी बात है उसके वालिद मोहतरम के रद्द-ए-अमल के मतलब सोचिए। लाड़े भूषी से कहती हुई आखिर में लहजे को जो मैंने से बनाते हुए बोली तो उसका दिल इस सोच के बुझना से दरक उठा था। उसके बेसाता अपना सुरख चेहरा दोनों हाथों में छुपाया तो सब खुलकर हंस दिए। ना ना बाबी माँ, ना ऐसी अदाएं ना दिखाएं, वरना जो मोहतरम इधर मौजूद नहीं है वो भी ऐसी खुशखबरी के बाद ऐसी अदाएं देखकर सर के बाल दौड़े चले आएंगे। मुआविया जो कुछ देर कबल ही घर आया था और अलीजे को यूं बेड पर लेटे और मीरब को मेडिकल बॉक्स लिए उसके पास बैठे और सबके चमकते चेहरों ने उसे पल में इस खुशखबरी से वाकफ कर दिया था। और फिर वो अपनी फिसलती जुबान को रोक ही ना सका। देखा फिर मेरी बेगम की डॉक्टरी का कमाल कि इतने साल बाद उसके पहले चेकअप से ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई। जुरेज गर्दन अकड़ाते हुए बोला तो वो ब्लश करने लगी, जबकि मीरब उसे घूर कर रह गई। मामा, वीर की पुकार पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जो अलीजे की तरफ परेशानी से देख रहा था चूंकि बच्चों को बाहर ही मसरूफ रखा गया था। कैसी हैं अब आप? वो लपक कर उसके करीब जाता उसके चेहरे पर अपना नरम हाथ फेरता हुआ फिक्रमंदी से बोला तो वो नम आंखों से मुस्कुराती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बेटा। बहना किधर है आपकी? उसकी पेशानी चुमती हुई मोहब्बत से बोली। यजदान के साथ रो रही थी ना, इसलिए। वो संजीदगी से बोला तो उसने आहिस्ता से सर हिलाया। मीरब चची, मामा को क्या हुआ है? जब माँ से तसल्ली ना हुई तो वो मीरब की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसकी फिक्र पर सब मुस्कुरा दिए। मेरे बेटे की मामा बिल्कुल ठीक है, बस वो हमारे लिए बहुत ही प्यारा तोहफा लाने वाली है, प्रिंस और प्रिंसेस की शक्ल में। मामा वीर के गहने बालों में हाथ फेरते उसे गले लगाकर मुस्कुराती बोले तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। ओ मामा हमारे लिए कश्माली हैदर शाह लाने वाली है, वो खुशी और जोश से बोला तो उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर हया की लपेट में आने लगी। ये कश्माली कौन है? मुआविया के तो जिसू से पूछा। पापा ने कहा था कि नेक्स्ट जो बेबी सिस्टर होगी उसका नाम कश्माली हैदर रखेंगे। उसे मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बड़ी आंखें चुकने लगी थी, जबकि उसकी बात से अलीसे के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। ओ मतलब बैरो कुरैन साहब ने काफी प्लानिंग कर रखी है। एक हम है कि हमारे जोजा को हमारी परवाह ही नहीं। अलीजे को शोर से बात टकराते हुए उसने जीनी को देखकर अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया तो जीनी ब्लश करती हुई उसे ढंग से घूर भी न सकी और सब उसकी बेबाकी पर सर अफसोस से हिलाते रह गए थे, जबकि मम्मा सबके सामने मिठाई और ड्राई फ्रूट्स रखने लगी और बाकी सब उसके गिर्द ढेर सजावे गप्पू में मसरूफ है। रुपेंजल, संजीदा से पुकार पर दरवाजे की जन्म देखा तो जसदान हाले का हाथ थामे हुए खड़ा था, जबकि उसके पीछे बाकी सब बच्चे खड़े थे। अलीजे के देखने पर हाले उसे हाथ छुड़वाती भागा माँ के सीने से जा लगी और चैको बैको रोने लगी तो सबकी जांबा बने, जबकि जसदान कुछ फासले पर खड़ा पहलू बदल रहा था, क्योंकि इस बार वजह उसकी डीएरएस रुपेंजल की तबीयत खराबी थी, वरना वो हाले को रोने वालों की दचियां अड़ाने को आ जाता था। और फिर हाले तब चुप हुई जब उसे भी गुड न्यूज का बताया गया और फिर जो सब बड़ू और बच्चों ने उसके कमरे में लड़बाजी मचाई के खुदा की पनाह। मेरी के बाद हर छोटा बड़ा कान खोलकर सुले के जेगा कोई काल पर खुशखबरी नहीं सुनाएगा। अचानक मुआविया जगह से खड़ा होता आवाज बुलंद बोला तो सामने से यूं देखा जैसे दिमाग घूम चुका हो उसका। क्यों? वो किस खुशी में? जरताशिया तरह से बोले। वो इस खुशी में कि ये गुड न्यूज भाभी माँ उसे खुद सुनाएगी और हम इस गाड़ी एक्शन पर लाइव देखेंगे और हम इसका रिएक्शन लाइव देखेंगे। मुआविया की शोई से अलीजे के सर पर बम छोड़ा तो वो ग्रेस उठे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। उसकी धड़कनें तुनकी की मान चलने लगी कि उसका रद्द-ए-अमल जानती थी। बिल्कुल हाँ, ऐसा होगा और जरूर होगा। उसकी बात पर ज़ेनी शिद्दत से बोली तो मुआविया जान सार होती निगाहों से उसको तकने लगा। हाय, शुक्र है कि मेरी कुर्बत का कुछ तो असर हुआ जो मेरी जोजा भी रोमांटिक एडवेंचर्स पर असरा करने लगी। उसकी बात पर आशा चची ने जोरदार थप उसके कंधे पर रसीद की, जबकि ब्लश करते हुए ज़ेनी दानास्ता तौर पर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती इन सब समेत अलीजा को इस बाबा मनाने लगी और फिर बिलाहर जसदान और वी के कहने पर उसने रजामंदी दे दी। मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करते हुए उसकी उंगली एक नंबर पर आकर रुकी तो उसके चेहरे पर शैतानी सी मुस्कान फैल गई। उसने जस का बटन प्रेस करते हुए मोबाइल कान से लगाया और फोन उठाने का इंतजार करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहताज सी नस्वानी वापस उसकी मुस्कुराहट गहरी होने लगी। वालेकुम सलाम। उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो तवक्को के मुताबिक वो दूसरी जन्म बुलखला उठी। कौन?
उसने परेशान से पूछा। मैं हासिम बात कर रहा हूँ, आंटी कैसी हैं अब? उसने तारीफ करवाने के साथ ही बात पे छेड़ी के गोया बार बार करवाना चाहो कि कॉल उन्हीं की वजह से की गई है। ओह अच्छा, लेकिन आपको नंबर कहाँ से मिला? वो रिलैक्स होती हुई अचानक हैरानगी से बोली तो वो एक पल को गड़बड़ाया। आंटी ने दिया था उस दिन। उसने बात बनाई तो उसने बेहयाली में सर हिला दिया क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था ऐसा। तुमने बताया नहीं कि आंटी कैसी हैं? उसे दोबारा सवाल दोहराया। हाँ अम्मा तो एकदम ठीक है, वो आराम से बोली। और तुम कैसी हो? और कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? उसने यूं इस्तफसार किया जैसे उसका बहुत ही गहरा रिश्तेदार हो या उन्हें बहुत ज्यादा मानूसियत हो। लेकिन जो भी था उसकी बातों का जवाब देने से रोक ना सके। सब ठीक चल रहा और मैं भी ठीक ठाक, वो अपने महसूस नरम मगर बेपरवाह अंदाज में बोले। गुड, उसे मुस्कुराकर कहा और फिर उसके छोटे छोटे सवाल बढ़ते बढ़ते उसकी फैमिली तक पहुंच जाए जिनका जवाब वो मासूमियत से देती रही, ये जाने बगैर कि छोटी सी गलती उसके लिए कैसा फंदा तैयार करने वाली थी। मिसेस हाले, आप क्यों कल नहीं आई? वो जो सर झुकाए नोट्स को एक नजर देख रही थी कि 5 मिनट बाद टेस्ट था, उसके साथ आवाज पर चूंकि जी सर। वो चूंकि मतवजह नहीं थी इसलिए उसका सवाल नहीं सुन सकी थी। आप कल कॉलेज से गैर हाजिर क्यों थी मिसेस हालेशा? उसने लफ्ज चबाते हुए अपनी बात दोहराई तो उसे देख कर आ गई क्योंकि कल उसे कॉलेज से जबरदस्ती छुट्टी करवाने वाला भी वही था, बकौल उसके कि वो बीमार था। उसकी बीमारी पर सी उसकी बीवी की हैसियत से उस पर फर्ज है और फिर जो उसने तीमारदारी के पर्दे में उसकी खिदमतें वसूलते हुए अपने बातों और निगाहों से उसके छक्के छुड़वाए थे, वो अपनी ही सोच के उसे कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस होने लगा था। मगर अब उसका ये गिड़गिड़ की तरह रंग बदल के सवाल करना सख्त ताउत दिला गया था। मुझे तो जरूरी काम था सर, वो खुश्क लहजे में सर झुकाती हुई बोली। ऐसा कौन जरूरी काम निकल आया जो 3 महीने के ब्रेक के बाद भी आप छुट्टी करने पर मजबूर हो गए? उसका लहजा मजीद दरस्त हुआ तो उसकी आंखें नम होने लगी और उस पर शदीद गुस्सा आने लगा। जो कल शायद नहीं, यकीनन जो 2 घंटे घर से गायब रहा था, वो कॉलेज आकर उसे जलील करने के बहाने ही जोड़ रहा था। सॉरी सर, वो जानती थी उसका असल मकसद क्या है लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। सो दिल को मारते हुए नम आवाज में सॉरी करने लगी तो वो एक पल को चुप सा हो गया मगर फिर उसे बैठने को कहकर लेक्चर देने लगा। वैसे क्या हो जाता जो तुम क्लास में कह देती कि कल तुम अपने बीमार शोर की तीमारदारी करने की वजह से छुट्टी पर थी? वापसी पर घर में बैठते ही वो शुरू हुआ तो उसने शिकायती अंदाज में उसको देखा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, वह रूखे अंदाज में कहती हुई गर्दन मोड़ गई। फिर मैं बता दूं क्या? हल्का सा उसकी तरफ झूते हुए उसके कांधे पर कांधा मारते हुए शरारत से बोला तो उसके अंदर गुस्से के शोले भड़कने लगे मगर वो लब साथी से बीचते हुए खामोश बैठी रहे। मेरे से ये म्यूट गेम खेलना मत खेला कर हाले बेगम, मेरी आंखों का हल्का सा वार ही तुम्हें यह लब खोलने पर मजबूर कर देगा। उसकी बेनियाजी और खामोशी पर चोर करता हुआ हमार आलोक लहजे में बोलता हुआ उसका दिल हिला कर रख गया था। आपके साथ मसला क्या है? वो तिल मिला उठी। तुम जानते हो ना कि मेरा मसला क्या है? उसका हाथ हाथों में थामता हुआ गहरे लहजे में बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, हाथ छोड़े मेरा। वो नजरें चुराकर कहती हुई हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी मगर बेसुध। मुझे अछूत की बीमारी नहीं है जो तुम मेरे साथ हाथ लगाते ही भटकने लगती हो। हाथ पैर गिरफ्त मजबूत करता हुआ वो बदमजा होता हुआ बोला तो उसे उसकी इस बेमौका जिद पर गुस्सा आने लगा। सामने देखा गाली चलाएं, मुझे मरना नहीं है। उसकी बात नजरअंदाज करती हुई बाजू को जोर से झटका देती हुई बोली। अच्छा है ना, आशिकों में नाम दर्ज करवाते हैं एक साथ मारकर। वो एक नजर रोड पर डालते हुए बाएं आंख विंग करता हुआ शरारत से बोला तो उसका दिल दहल सा गया। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज। हजार कोशिश के बावजूद भी वो अपनी आवाज नम होने से ना रोक पाए तो उसे संजीद से देखने लगा और फिर जोर से जबड़े बीचते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले हुए गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा गया। उसका रंग होफ से स्पेस पड़ने लगा। गाड़ी रोकिए प्लीज, वो लदरती आवाज में बोली लेकिन उसकी किसी भी तहाई पर ध्यान दिए बगैर तेज होते हुए गाड़ी भगाता रहा तो जब किसी तो भी बचने का कोई अमकान ना दिखा तो वो मारे खौफ और बेबसी के उसके कंधे पर मुंह घसीटते हुए जोर जोर से रोने लगी तो उसने एक जोरदार झटका लगा और छनबे से उसे हजाम में लिपटे हुए सर को देखा। उसने बिला इरादा गाड़ी की स्पीड आस्था की और फिर इंजन बंद कर दिया। हाले, उसने आस्था से उसका कंधा हिलाते हुए उसको पुकारा लेकिन वो यूं ही रोती रही तो उसका दिल किया कि वो खुद को ही कहीं छोड़ रहा है। यार रोना तो बंद करो ना, नहीं हुआ कुछ तुम्हें, जिंदा है हम लोग। वह झंझलाते हुए उसके दोनों कंधे थामते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोला क्योंकि वह यूं बीच रास्ते में उसके जज्बात भड़का रहे थे। बात मत करें मुझसे, बहुत बुरे यहाँ पर। सांसें रुकने लगी थी मेरी। वो उसे जोर से हाथ मारते हुए रोते हुए बोल रही थी जब वो उस पर हावी होता हुआ हकीकत में उसके सांसें रोक गया। उसे जोर से सुन होते हुए हाथ उसके सीने पे मारने शुरू किए मगर वो असल लिए बिना झुका रहा। उद्यम मचाते हुए धड़कन के पास वो आत्मयी होने लगी थी जब आंखों से आंसू की बरसात भी जारी थी। उसे जब बेहाथ शिद्दत से नाखून उसके कंधे और गर्दन पर चुभोए तो जलन के एहसास से वो हल्का सा सीधा हुआ तो वो गहरी सांसें बढ़ने लगे।
میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ سانسیں روکنا کہتے کسے ہیں، کیونکہ خدا کے بعد تمہارے ان سانسوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے مدم مگر پرشدت لہجے میں گویا ہوا اس کا دل عجیب ہی بے ڈنگی سی سپیڈ میں دھڑکنے لگا۔ تو پلیز، اسے اس قربت اور نزدیکی سے گھٹن محسوس ہونے لگی تو وہ کپکپاتے ہونٹوں سے التجائیہ ہوئی تو وہ خلاف توقع وہ خاموشی سے اس کے سر کو چھوتا ہوا پیچھے ہوا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، جبکہ وہ رخ موڑتے ہوئے بہتے آنسو پہنچتے ہوئے دل کے درد پر قابو پانے لگے جو اس کی انتقامی کارروائی کے صدمے ہمیشہ کی طرح آبی بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ ویرا ہان، میں نے کہا تھا نا کہ 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا اسے، لیکن سمجھ کیوں نہیں آتا آپ کو؟ وہ جو ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اس کا ایئرپورٹ گنگنا اٹھا، مگر اس سے گونجنے والی آواز نے اسے سلگا کر دیا۔ آپ ایسا کریں کہ میری فوٹو کاپی کروا کر اس کے ذریعے کام کروا لیا کریں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی، میں آپ کی فوٹو کاپی کیا پرچھائی تک نہ کسی کو دوں۔ وہ ایک دم سخت لہجے میں بولا تو اس کی بیٹ مس ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں گھر جا رہی ہوں، اما انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ جان چھڑوانے والے انداز میں کہتی بات ختم کرنے لگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری دفعہ تھا، آج کے بعد ایسا کچھ ہوا تو نتیجے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں دھمکی دیتا ہوا بولا تو وہ چڑھ گئے۔ کروں گی، کل دیکھنا، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو کر کھڑی ہوں گی، کریں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ وہ کہتی ہوئی پر موبائل ہی آف کر کے جبکہ دوسری جانب وہ سرخ آنکھوں سے موبائل اسکرین کو گھورتا رہ گیا، جبکہ دماغ جیسے آگ کی بٹی میں سلگ رہا تھا۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ سار کو پتہ چل جائے گا، اس لیے اپنا پروگرام کینسل کر دے۔ ہم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ جہاں کے ردعمل کے لائیو کوریج کرنا چاہتے ہیں، تب سے وہ انہیں روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور علیزے بھی اسی کی ہمنوا تھی۔ وہ تمہارے چہیتے سار کو بتائے گا کون؟ تم؟ معاویہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں نا کہ میں سر سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا، ہان، اگر تم نے لالے کے کچھ بھی بتایا نا تو میں نے تمہاری بیٹیوں اور بیٹے کا لحاظ بھی نہیں کرنا اور اسی عمر میں تمہیں گنجا کر کے کمرہ بدر کر دینا ہے۔ مہرو کا جلالی روپ اون کا رہا تو وہ اپنی مشہور زمانہ دھمکیاں دہراتے ہوئے بولی تو وہ سب کے کہکو سے جل اٹھا۔ مہرو بی بی، اللہ کا کرم ہی ہے، ورنہ جتنے سالوں سے آپ میرے بالوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں نا، یہ تو بنا آپ کے کسی تردد کے ہی ختم ہو جانے تھے۔ وہ جس طرح سے جل کر بولا تھا سب کی ہنسی بے قابو ہونے لگی تھی، جبکہ وہ خسیاس سے گئے۔ ہاں، ویسے یہ واقعی تمہاری قسمت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دبنگ سی دھمکی تو تمہیں تمہارے دادا بننے کے بعد بھی ملا کرے گی۔ لاڑے شرارت سے بولے تو مہرو اور وہ دونوں بے احتیاط چل میں اٹھے۔ زینی، یار خدا کے لیے تم بھی کچھ سوچو نا، مجھے ٹائم دو نا، دیکھو لوگ پوتوں تک پہنچ گیا اور ایک ہم ہے کہ 2 بیٹوں کی ہی گنتی کراس نہ کر سکے۔ معاویہ نے اسے فاصلے پر بیٹھی ہوئی زینی کو اچانک کھینچ کر پہلو میں بٹھاتے ہوئے ٹھنکتے ہوئے فرمائشی پروگرام جاری رکھا تو اس نے بوکھلاتے ہوئے ہان، زابیار، آریان اور زریز کو دیکھا جو منہ نیچے کیے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ اسے ڈیرو ڈیر شرم سے آن گرا۔ جانم، ان لوگوں کو مت دیکھو، تم نہیں جانتی کہ یہ لوگ کس قدر رومانٹک ہے، بس اوپر اوپر سے میسنے بنتے ہیں۔ تم نا بس مجھ پر دھیان دو اور اپنے ٹڈو کو ٹڈی لا کر دینے کا سوچو۔ اس کی نگاہیں محسوس کرتا ہوا اسے بائیں بازو کے حلقے میں لیتا ہوا پچکارتے ہوئے پھر سے شروع ہوا تو جہاں وہ چاروں ان کے بیگمات گڑبڑائے وہیں اس کا دل چاہ کے کہیں روح پروش ہو جائے۔ معاویہ، خدا کے لیے بس کریں، وہ دبی دبی آواز میں بولتے اس نے یوں اسے دیکھا گویا اس نے جنگل سے شیر لانے کا کہہ دیا۔ بس کر دے، اب کمرہ کیا کام پڑتا ہے تمہیں جو تم اس معصوم کی جان ہر جگہ خوش کرنے کو آ جاتے ہو۔ زابیہ نے زینی کی روانسی شکل دیکھی تو معاویہ کو لتاڑتے ہوئے بولا، مگر مقابل بھی معاویہ تھا۔ پورا گڑھ ہمارا ہے، ہمارا جہاں دل کرے گا ہم شروع ہوں گے۔ وہ شاہانہ انداز میں بولا تو اسے شکوہ کن نگاہوں سے دیکھنے لگی تو اس کے معصوم سے انداز پر دل و جان سے مسکرا اٹھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم کس طرح پوری طرح سے میرے جسم و جان کو جکڑے ہوئے ہو اور میں طلسم کی قید میں جکڑا باقی ہر شے فراموش کر جاتا ہوں۔ اس کی جانب جھکتا ہوا بہت دل فریب انداز میں بولتا اسے تفاخر میں مطلع کرتا ہوا مسکرانے پہ مجبور کر گیا اور پھر اس کی کن پٹی لبوں سے چھوتا ہوا اس کے بازو کے حلقے سے آزاد کر گیا تو وہ بلی کسی تیزی سے اٹھتی ہوئی علیزے کے پاس جا بیٹھی۔ بھابھی، ان کو چھوڑیں، ادھر دیکھیں، اپنے پزل بالکل بھی نہیں ہونا اور نہ ہی بار بار پنڈوں کی طرف دیکھنا ہے، اوکے نا؟ مہرو کی ہدایات جاری تھی جبکہ ہان اپنی پاگل بیوی کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ مہرو پیاری، جانتی ہو نا، جب تم اپنے ایسے کاموں میں ایکسائٹڈ ہوتی بس تب ہی محسوس ہوتا ہے کہ تم میری بہن ہو، ورنہ تو اس چھنچندر زریز کی ہی لگتی ہو۔ معاویہ اس کے بال کھینچتا ہوا بولا تو زریز اور وہ بیک پر طرف اٹھے۔ پڑے ہٹو آستین کے سام، لنگون نہ ہو تو یہ جو جے ہے نا جس نے ترس کھا کر تجھے زینی کڑی دے دی، مجھ پر ہوتا نا تو کسی چمارن سے تیری شادی کرواتا۔ زریز کو گویا بیوی کی موجودگی پر اس خطاب پر طرف ہی اٹھا تھا۔ کڑی تم لوگ نہ دیتے تو میں نے اٹھا ہی لینے تھی۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا، یہ اپنی لاپرچانیاں بند رکھا کرو۔ یزدان بہت ہی غور سے سنتا ہوا، اور تم جانتے ہو نا کہ وہ کتنا پوزیسو ہے۔ زریز سنجیدگی سے بولا تو وہ سر اسباب میں ہلانے لگا جبکہ لڑکیاں اب علیزے کے کان میں گھسی اسے مشورے دے رہے تھے۔
اتنی دیر کہاں لگتی ہے सूप बनाने में, जितनी लगा कर आ रही हो. उसने सर खपवाती हुई ने के बाद जब वो सूप का बाउल लेकर रूम में एंटर हुई तो वो फौरन शुरू हो गया. बम्बार्ड बंदा चुप रहता है, आप क्यों इस तरह बोल रहे हैं. उसकी बातों से जिजोती झंझलाकर इस कदम मासूमियत से बोली कि उसे हंसी आने लगी. अब तो मेरा दिल है कि मैं बोलना ही बंद कर दूं. बीमार हुआ हूँ, गूंगा नहीं. वो हंसी जब्त करता हुआ आंखें निकाल कर बोला तो वो सटपट आया. मेरा ये मतलब नहीं. वो हल्का सा मनमनाया. प्यास लगी है मुझे. उसने हुक्म सादा किया तो पानी का गिलास भरकर उसकी जानिब बढ़ा गया तो वो उठकर बैठ गया. उसे यूं ही गिलास की तरफ हाथ पाया तो अचानक वो हाथ उसकी कमर के गिर्द हमाल करता हुआ उसे झटके से करीब खींचता खुद भी खड़ा हुआ तो वह लड़खड़ा सी गई और हवास बहाता सी होकर उसको देखने लगे. जरूरी तो नहीं है ना कि हर प्यास पानी से ही बुझने वाली हो. उसका गिलास वाला हाथ नरमी से थामते हुए उसके सुरख होठों पर निगाहें जमाए हुए गहरे लहजे में बोला तो वह लर्जने लगे. आपने कल गाड़ी में मुझे तंग किया था. अब नहीं प्लीज. वो उसकी निगाहों का मरकज और लहजे की जो मैंने समझते हुए हाथ होंठों पर जमाते हुए रूहानी से अंदाज में बोले. नहीं मतलब ये किस किताब में लिखा है कि एक दफा तंग कर लिया तो फिर नहीं करते. वैसे भी रात गई बात गई, कल गुजर गया, आज की बात करो. अब उसे मजीद करीब करता हुआ बोला तो उसका दिल सिमटने लगा और वो जो बामुश्किल घर से दूरी पर खुद को संभालने लगती थी उसकी पूर्ण तपिश कुर्बत फिर से उसे वैसे जिद्दा कर देती थी. उसे पहले के वो कुछ करती उसके लज्जते वजूद को गहरी निगाहों से देखता हुआ उस पर झुका तो उसकी नरम गरम सांसों का लम्स होंठों पर महसूस करके उसकी टांगे उसका वजन सहाना छोड़ने लगी. मगर उससे पहले कि वह होंठों के छाप छोड़ता हुआ मोबाइल की चंगारती रिंग ट्यून ने उसे होश की वादी में लापट रहा. उस मौके को गनीमत जानती उसकी डीली गिफ्ट से सारी कुव्वत जमा करती हुई आजाद हुई और बिना उसे देखे बाहर निकल गई.